गाइस एक बात ईमानदारी से बताइए, जब भी आपके सामने एक हीरो की बात होती है या होगी तो आपके सामने पहला चेहरा किसका आएगा? जेनजी के लिए शायद अहान पांडे, रणवीर कपूर या विजय देवरकोंडा एक्सेट्रा नाम सामने आएंगे। और भी आ सकते हैं वैसे, मगर मिलेनियल्स के लिए क्या नाम होंगे? अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ऋषि कपूर, मतलब कुछ ऐसे ही, है ना। दुनिया का रखवाला, अपनी हीरोइन को गुंडों से बचाने वाला, और वो जिसे रोना तो बिल्कुल भी नहीं आता हो, जबरदस्त मजबूत हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉलीवुड में एक नया हीरो जन्म लेने वाला है, एक ऐसा हीरो जो ना पूरी तरीके से नया है ना पूरी तरीके से पुराना, क्या आप समझ पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? अगर मैं कहूँ कि तेरे इश्क में के ट्रेलर ने फिर से वही सवाल उठा दिया है जो हमारी फिल्मों ने कई सालों से टाल रखा था, तो शायद आपको लगेगा कि अरे यार, बस एक और लव स्टोरी ही तो है। तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि यहीं पर तो असली ट्विस्ट है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सबसे पुराने ट्रेंड का लेटेस्ट और सबसे डेंजरस अपग्रेड है। इस वीडियो में बात होगी उस हीरो की जिसकी जर्नी प्रेम से शुरू होती है और ऑब्सेशन पर खत्म होती है, बिल्कुल बढ़ती ही चली जाती है। उस हीरो की जिसने शाहरुख खान के बाद खुद को दोबारा गढ़ा, और आखिर में उस टॉक्सिक लवर की जो आज के सिनेमा का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बन चुका है। ये वीडियो कई लोगों को प्रोपेगेंडा लग सकती है, यह एक तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश, पर लग भी रही है तो एक बार पूरा वीडियो सुनिए तो सही, और बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शो। बॉलीवुड में एक समय था जब हीरो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होता था, वो एक आदर्श होता था, एक एस्पिरेशन। लोगों के घरों में पोस्टर सिर्फ इसलिए नहीं लगते थे कि एक्टर अच्छा दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था जैसा लोग बनना चाहते थे। उस दौर में हीरो का मतलब था सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, करेज और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे नई सदी आई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, ऑडियंस की साइकोलॉजी बदली और बॉलीवुड का हीरो धीरे धीरे एक नए रूप में बदलने लगा। वो एक परफेक्ट नहीं रहा, हालांकि परफेक्ट होने के सबके अपने पैमाने होते हैं। बॉलीवुड का हीरो हमेशा से लार्जर देन लाइफ रहा है, लेकिन एक जमाना था जब उसकी अच्छाई, उसकी ताकत थी। ऑडियंस उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो आदर्श था, इंस्पिरेशन था, जिसे देखकर लोग सोचते थे कि ये बनना चाहते हैं हम तो। ध्यान से सुनेगा, यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि सिनेमा समाज का आईना था और आज भी है। कैसे लोग किसी हीरो की मोस्ट अवेटेड फिल्म को देखने के लिए उसी तरह के गेटअप में पहुंच जाते हैं, है ना। आपने भी किया ही होगा कभी ना कभी तो। खैर, जैसे जैसे समय बदला, ऑडियंस बदली और हार्ट ब्रेक कल्चर बढ़ा, हीरो भी बदलता गया। वो सॉफ्ट से इंटेंस हुआ, इंटेंस से फ्लॉड और फ्लॉड से टॉक्सिक। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसकी शुरुआत आप 90s के एंड में देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो यही ट्रांसफॉर्मेशन आज तेरे इश्क में जैसी फिल्मों का फाउंडेशन बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा रुकिए, यहाँ शाहरुख खान का नाम आना जरूरी है, क्योंकि एसआर के जब आए तो कुछ फिल्मों के बाद उन्होंने ऑडियंस को दिखाया कि लव का मतलब सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं होता, लव में रिस्पेक्ट, डिग्निटी और कंसेंट भी आता है। सबसे खास बात, हीरो रो सकता है, अपनी प्रेमिका का सहारा ले सकता है। उन्होंने साबित किया कि एक हीरो जरूरी नहीं चिल्लाए, तोड़े, पीटे, वो समझे, सुने, महसूस करे और क्राउड भी उस हीरो को अच्छा माने। एसआरके के बाद हमारा सिनेमा दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो हीरोज थे जिन पर एसआरके की लेगेसी का असर था, और दूसरी तरफ वो हीरोज जिनकी पॉपुलैरिटी एक्सट्रीम रिएक्शंस, रेज, हार्ट ब्रेक और इमोशनल ब्रेकडाउन से आती थी। और धीरे धीरे ऑडियंस ने दूसरे वाले को ज्यादा अपलॉड करना शुरू किया। ये अपलॉज ही वो ट्रिगर था जिसने बॉलीवुड को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से लौटना मुश्किल था। इससे पहले ही फिल्म मेकर समझ पाते। 2003 में तेरे नाम जैसी फिल्म आई जिसने ऑब्सेशन को स्ट्रेट अप रोमांस की तरह प्रेजेंट किया। सलमान खान के कैरेक्टर ने जिस तरह जुनून को लव कहा, ऑडियंस ने उसी को इंटेंसिटी समझकर तालियां मारी। और यही अपलॉज बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसगाइडेंस थी, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इसे सिग्नल समझ लिया कि पेन इज पैशन, वॉयलेंस इज पावर, ऑब्सेशन इज लव। इस एक थॉट ने बॉलीवुड को 20 साल पीछे रख दिया, और तेरे इश्क में तक आते आते ये एक फुल फ्लेज फार्मूला बन चुका है। अगर हम तेरे नाम और तेरे इश्क में के बीच की जर्नी से डिफाइन करें तो शॉकिंगली ये जर्नी सीधी लगती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब सिनेमेटोग्राफी मॉडर्न है, कलर ग्रेडिंग बेटर है, बैकग्राउंड स्कोर लाउडर है और एक्टर्स यंगर है, लेकिन कोर मैसेज वही है। अगर तुम लड़की से प्यार करते हो तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर देना इज एक्सेप्टेबल। यही स्टैग्नेंसी बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्रिएटिव समस्या है। उसे टॉक्सिक टेम्पलेट को इवॉल्व करने की नीड ही नहीं लगती।
क्योंकि ऑडियंस अभी भी उसी इंटेंसिटी, उसी मैडनेस और उसी जुनून ऑफ लव को अपलॉड करती है। पर यहाँ गलती ज्यादा हिंदी सिनेमा को चलाने वालों की है। ऑडियंस की बात करें तो इंडियन यूथ आज इस टॉक्सिसिटी को 3 तरीके से कंज्यूम करती है। एक वो जो इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझती है और आगे बढ़ जाती है। दूसरी वो जो इसे प्रॉब्लमेटिक मानती है और इसे डिस्कम्फर्ट महसूस करती है। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो है जो इससे डीपली रिलेट करती है। यही कैटेगरी सबसे डेंजरस और सबसे इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि ये लोग खुद को इन कैरेक्टर्स में देखते हैं। उनका हार्ट ब्रेक जब स्क्रीन पर दिखता है, उन्हें वैलिडेशन मिलता है। रणविजय की मैडनेस हो, कबीर सिंह का रेज हो या तेरे इश्क में का इश्क का जुनून, ये सब उनके इमोशनल वुंड्स को ग्लोरीफाई रूप में दिखाते हैं और यही रिलेटेबिलिटी टिकट काउंटर को चलाती है। आपने राजना देखी होगी, देखी है ना? इस फिल्म के रिलीज के कई सालों तक लोगों को लगता था कि इस कहानी का हीरो कुंदन है, जबकि वो असल में विलेन था, एक स्टॉकर, एक ऐसा लवर जो ना का मतलब नहीं समझ पाया। मेकर्स ने उसे आपके सामने कहानी के हीरो की तरह प्रेजेंट किया और आप उसे एंटरटेनमेंट के चक्कर में मिसअंडरस्टैंड कर गए। लेकिन रिलेटेबिलिटी और ग्लोरिफिकेशन में एक बहुत थिन लाइन होती है। सिनेमा का काम सिर्फ दिखाना नहीं होता, कैसे दिखाना है ये उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही रीज़न है कि एनिमल और जोकर की तुलना फंडामेंटली गलत है। जोकर आपको अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि वो आपको अपनी डार्कनेस से दूरी बनाने पर मजबूर करता है। वहीं एनिमल आपको एक्साइट करता है क्योंकि उसकी डार्कनेस को स्टाइलिश बनाया गया है, एस्थेटिक बनाया गया है। जोकर मोरल डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, एनिमल मोरल कन्फ्यूजन। और तेरे इश्क में का ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म जल्दी ही इसी कन्फ्यूजन की तरफ जाने वाली है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फिल्म खराब है या इसे देखने मत जाइए, पर जो कुछ देखिए उससे रिलेट और एम्पैथाइज करने से पहले ज़रा एक बार सोचिए कि किसी भी आदमी के बैड एक्शंस का जस्टिफिकेशन सही है जस्ट बिकॉज उसने सफ़र किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनिमल का रणविजय एक रईस घर का बिगड़ा हुआ लड़का था जो जब चाहे किसी पर भी बंदूक तान देता था, अपनी समझ अनुसार किसी को भी मार देता था और शादीशुदा होने के बाद भी किसी और लड़की से प्यार या जो भी वो था उसमें पड़ जाता था। अब आप कहेंगे कि उसका बचपन ट्रॉमेटिक था, इसीलिए वो बड़ा होकर ऐसा इंसान बन गया। चलिए ये बात मान ली जाती है, पर क्या इतना करने से आप उसकी हरकतों को जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं भाई सही है ये? अगर हाँ, तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है या हो जाता है? उसका एक कारण म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक इस टॉक्सिक सिनेमैटिक कल्चर का सबसे साइलेंट मास्टरमाइंड है। बॉलीवुड की म्यूजिकल पैलेट ने हार्टब्रेक को एडिक्टिव बना दिया है। ये आपका डोपामिन या एड्रेनल हिट करता है। सैड सॉन्ग्स, इंटेंस बीजीएम, पोएटिक लिरिक्स, ये सब मिलकर टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांटिक बना देते हैं। जब हीरो अपने आप को तबाह कर रहा होता है लेकिन बैकग्राउंड में सोलफुल गिटार और वॉयलेंस बज रहे होते हैं, ऑडियंस को लगता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्चुअली लव की गहराई है। यही मैनिपुलेशन सबसे मजबूत है क्योंकि म्यूजिक सीधे इमोशन को हिट करता है और इमोशंस लॉजिक से तेज चलते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि टॉक्सिसिटी रोमांटिसाइज करने से भी बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉकिंग को रोमांटिक बनाना। डेकेड्स तक बॉलीवुड ने पर्स्यू को पीछे पड़ना बना दिया है। लड़की हाँ नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, ट्राई हार्डर, चेज हार्डर, इरिटेट हार्डर टिल शी सेज यस। ये नैरेटिव इतना नॉर्मल हो गया कि कई व्यूअर्स को समझ ही नहीं आता कि अनकंफर्टेबल बिहेवियर भी प्रॉब्लमैटिक है। ये स्लो पॉइजनिंग आज भी खत्म नहीं हुई, बस स्टॉकिंग मॉडर्न लुक में बदल गई है, उसका इंटेंशन नहीं। तो अब आखिरी सवाल वही है आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या बॉलीवुड रिग्रेसिव हो रहा है? जवाब लीनियर नहीं है। यस, क्योंकि हम 2003 से बाहर ही नहीं निकल पाए। नो, क्योंकि ऑडियंस खुद इसी कंटेंट को रिपीट सक्सेस बनाती है। सिनेमा सिर्फ फिल्म्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, ऑडियंस का भी रिफ्लेक्शन होता है। बॉलीवुड वही सर्व करता है जो सोल्ड आउट हो रहा है। और अगर तेरे इश्क में जैसी फिल्म ट्रेंडिंग में है तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म मेकर्स में नहीं बल्कि कलेक्टिव साइकी में भी है। हालांकि इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने तेरे इश्क में के निर्देशक आनंद एल राय का स्टेटमेंट पढ़ा। एनिमल और कबीर सिंह से तुलना होने पर उनका कहना है कि ये उन स्पेस की फिल्मों में नहीं आता। हाँ, किरदारों में थोड़ा अग्रेशन और गुस्सा दिखता है, लेकिन वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं, कहानी नहीं। वो ये भी बताते हैं कि उनको रांझना का कुंदन कभी भी स्टॉकर नहीं लगा। वो उनके नज़रिए से बनारस का एक लड़का था और वही उसका एक्सप्रेशन था। उन्होंने आगे कहा, किरदारों में खामियां होना ज़रूरी है। आखिर मैं एक इंसानी कहानी सुना रहा हूँ कि रामायण या महाभारत तो नहीं है।
ठीक बात है कि ये इंसानी कहानी है, पर आप इस कहानी को सुनाते वक्त कई तरीके के एलिमेंट ऐड करते हैं जिसके लिए हर फिल्म मेकर को अकाउंटेबल होना ही चाहिए। तो अब जब आप इस फिल्म को देखने थिएटर तक जाएंगे, असली सवाल ये नहीं होगा कि ये फिल्म कैसी है, असली सवाल ये होगा कि क्या हम फिर उस टॉक्सिक लव को अपलॉड करने जा रहे हैं जिसे हम खुद को मॉडर्न कहते हुए भी बच नहीं पा रहे। मतलब अगर फिल्म उसी धार पर लिखी गई एक और कहानी है तो, जो हमें नवंबर 28 को ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में कही हुई बातें आपको समझ आई होंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।